हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो हमने ये जो कंट्रोल सिस्टम का जो पार्ट पहले छोड़ दिया था, ठीक है। अभी मतलब उसके मैंने टाइम रिस्पॉन्स तक के वीडियोस प्रोवाइड किया आपको। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, तो उसका हमें चाहिए कि वो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन है। तो अभी ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, आपको पता है। टीएस एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम होपफुली आपको याद होएगा, है ना। तो ओमेगा एन स्केयर डिवाइड बाय एस स्केयर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्केयर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम था। मैंने क्या किया, एस को जे ओमेगा पुट कर लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने इसका रिस्पॉन्स देखना है। तो जहां जहां पे भी एस था मैंने वहां क्या पुट कर दिया, जे ओमेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एस स्केयर की जगह यहाँ एस स्केयर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, जे ओमेगा का स्केयर आ जाएगा प्लस टू जीटा ओमेगा एन एज इट इज। फिर यहाँ पे एस था तो जे ओमेगा आ गया प्लस ओमेगा एन स्केयर, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको जे ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया पहले। और अब आपको पता है यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको पता है जे स्केयर बन जाएगा -1। तो अगर मैं इसको फर्दर आगे एक्सपेंड करता हूँ तो ये बन जाएगा टी जे ओमेगा ओमेगा एन स्केयर, ठीक है। ये एज इट इज आ गया। बस यहाँ पे ओमेगा, ये जे ओमेगा एन जे ओमेगा स्केयर था, ठीक है। जे ओमेगा का होल स्केयर था, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर। और इस क्वांटिटी को ओमेगा एन स्केयर को मैंने पहले लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, ये पहले लिख लिया। और उसके बाद ये जो बचा इमेजिनरी पार्ट दैट इज टू जीटा ओमेगा एन जे ओमेगा, इसको बाद में लिखा। फिर मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसको ओमेगा एन स्केयर से डिवाइड कर दिया। तो आप देख रहे हो अगर मैं ऊपर ओमेगा एन स्केयर से डिवाइड करूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा एन स्केयर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी सभी टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, ओमेगा एन के स्केयर से डिवाइड करना पड़ेगा सभी टर्म्स को, ठीक है। तो ये होल सारी की सारी टर्म्स अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे बनेगा 1। और नीचे जो बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर डिवाइड बाय ओमेगा एन स्केयर, ठीक है। और यहाँ से ये ओमेगा एन स्केयर डिवाइड बाय ओमेगा एन स्केयर ये 1 बन जाएगा। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे टू जीटा ओमेगा एन जे ओमेगा। अब देखो अगर मैं इस क्वांटिटी को, ठीक है, अगर मैं इस क्वांटिटी के नीचे ओमेगा एन स्केयर करता हूँ तो आप देख रहे हो ओमेगा एन स्केयर आने से जो एक ओमेगा एन है वो कैंसिल हो जाएगा एक के साथ, ऐसे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारे पास क्वांटिटी बची वो बचेगी टू जे, जे मैंने बाहर निकाले, ठीक है, जे टू जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन। अच्छा, अभी इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास आ गया। फिर मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने क्या किया, ओमेगा बाय ओमेगा एन को मैंने वी पुट कर लिया, ठीक है। ये वी को नंबर दे दिया, इसको कोई वी नंबर दे दिया। तो ये जहां पे भी ओमेगा का फंक्शन था अब ये वी का फंक्शन बन गया, ठीक है। तो ये बन गया फंक्शन ऑफ वी दैट इज 1 डिवाइड बाय, जहां पे भी ओमेगा बाय ओमेगा ओमेगा बाय ओमेगा एन था वहां पे मैंने पुट किया वी। तो ये बन गया आपके पास माइनस वी स्केयर प्लस 1 प्लस जे टू जीटा वी, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये रियल पार्ट है, ठीक है, ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने क्या किया, इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 का तो मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा डिनोमिनेटर में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्केयर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रियल पार्ट जो हमारे पास ये जो पार्ट था, ठीक है, 1 माइनस वी स्केयर, ये जो पार्ट था ये रियल पार्ट था, तो इसका स्केयर कर दिया प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना था, टू जीटा वी, इसका स्केयर कर दिया अंडर द रूट। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम ऐसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, अभी ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड। ऐसे एंगल भी निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन एंगल यार मैंने आपको एंगल के लिए स्पेशल वीडियो दी थी, ठीक है। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंगल जो निकालना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो ऐसा अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 माइनस, कई लोग यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स टू जीटा वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्केयर। तो यार वो चीज गलत है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली आपको v की वैल्यू नहीं पता ना, ठीक है। अगर v का स्केयर कहीं 1 से ज्यादा चला गया तो ये -1 से मतलब ये बन गया -2 -3 समथिंग। तो उस केस के अंदर फॉर्मूला आपके पास एंगल का जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना है बाद में एंगल निकलता है। इसलिए मैंने आपको स्पेशली वो वीडियो जो है एक इसलिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है एंगल निकालने का, तो इसलिए वो स्पेशली मैंने वीडियो एक दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर से एंगल निकालने की। अच्छा चलो अभी हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं
तो मुझे चाहिए कि इस मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो यार ये कोई फंक्शन है आपके पास जिसके आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपने डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि उसका एक एप्लीकेशन होता है कि अगर आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल और इक्वल टू 0 पुट कर दो। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इस फंक्शन के अंदर कि इस फंक्शन के अंदर क्या वेरिएबल नजर आ रहा है आपको, देखो जीटा तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द सिस्टम, तो आपके पास सिर्फ वी क्योंकि वी किसका फंक्शन है, ओमेगा का, और हम ओमेगा के साथ ही तो वेरिएशन देख रहे हैं। तो अगर ओमेगा एन भी कांस्टेंट और ओमेगा अगर ये ओमेगा एन तो कांस्टेंट है, अगर ओमेगा वेरी करेगा तो वी वेरी करेगा, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर हमारे पास वी एक वेरिएबल है। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को, इस टी वी को के मोड को, ठीक है, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वी और इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ से आप अगर इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो देखना क्या बनेगा ये। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ, देखो अगर आपको याद हो तो 1/√x, ठीक है, सॉरी अगर आपको याद हो ऐसे होता था, रूट एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती थी रूट एक्स की, वो होती थी 1/2√x, ठीक है, 1/2√x। और आपको याद है अगर 1/√x आता था उसकी कितनी आती थी, उसकी डिफरेंशिएशन आती थी आपके पास, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, सपोज ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा x रेज टू दी पावर, इसको मैं लिखूंगा x रेज टू दी पावर -1/2, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा इसको। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पावर बाहर आएगी, एक पावर बाहर आएगी, कितना बनेगा -1/2, ठीक है, ये पावर बाहर आएगी -1/2 और x की पावर बन जाएगी -3/2, ठीक है। फिर इसको मैं अपॉन में ले आऊंगा, इसको मैं अपॉन में ले आऊंगा तो ये बन जाएगा -1/2 और x की पावर 3/2, ठीक है। तो ये नहीं, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ये रूट नहीं आएगा यहाँ पे, -1/2 और इसकी जो पावर आएगी इस पूरे फंक्शन की, देखो अगर आप ध्यान से देखो इसको अगर कंपेयर करो तो ये पूरा फंक्शन अगर आप x मान लो, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर आप x मान लोगे तो इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी बताओ, -1/2 x रेज टू द पावर -3/2 या फिर -1/2 और x को अगर मैं नीचे ले आता हूँ x की पावर 3/2, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर मैं इसको 1/√x मान लेता हूँ तो बनेगा -1/2 और ये रूट नहीं आएगा यहाँ पे, सारे की पावर आएगी 3/2, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है चेन रूल इंटू डी बाई डी वी ऑफ जो ये x होता है, अब यहाँ पे तो x होता है ना, इसलिए dx/dx 1 बन जाता है। अगर आपने पहले जब भी मतलब मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इसके आगे हम करते नहीं, क्यों, क्योंकि वो dx/dx 1 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी मुझे और मैंने एक चीज नोट, आप एक चीज नोटिस करो, जब ये डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 जब पुट की गई तो वहां पे जो v बन गया ना वो vr बन गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी ग्राफ थोड़ा मैं मेरे को शायद पहले बताना चाहिए था, जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके पास इस तरीके से रहता है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो इस तरीके से चलता है, ऐसे ऊपर जाएगा फिर डिक्रीज करेगा, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ये अचीव करता है, ये आपके पास अचीव करता है ओमेगा आर, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसलिए मैंने यहाँ पे जो v लिखा है ना, जब ये 0 बन जाएगा उसको मैंने vr पुट किया, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर दोगे तो वो v नहीं बचेगा, नॉर्मल v नहीं, वो vr बन जाएगा। चलो ठीक है, तो ये पार्ट तो इसका कोई रोल भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसको मैंने एज इट इज रखा, अभी डिफरेंशिएशन करके इसको थोड़ा रब कर देता हूँ एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और ये पावर बन गया आपके पास 3/2, जिसका मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि d/dv ऑफ ये टोटल फंक्शन जो अंदर वाला है इक्वल टू 0। अब देखो ये फंक्शन तो कभी इनफाइनाइट नहीं बन सकता आपके पास, अगर ये फंक्शन इनफाइनाइट नहीं बन सकता तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, है ना। और इसको 0 होने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो अगर आप देखो ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी, 2 को पहले नीचे उतारोगे, नीचे उतार लिया, इस फंक्शन की पावर कम करोगे तो एक पावर बच गई, फिर अंदर जो फंक्शन है उसकी देखो यार, ये डिफरेंशिएशन जो है ना, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। आई होप आपको ये सभी को पता होगा, तो ये बेसिक चीज है। इन केस अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं डिफरेंशिएशन की एक वीडियो बना दूंगा, आप बस मेंशन कर देना कि हाँ कि किसी को अगर प्रॉब्लम है, बट मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक सा रूल है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे 4 सेम रहेगा, ठीक है, और v² की बन जाएगी 2vr इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हो
अगर मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सोल्व कर लेता हूँ। तो आप इसको मैं पहले राइट साइड में लेके गया, इसको मैं राइट साइड में लेके गया, फिर मैंने कैंसिल किया, और फाइनली जो वी आर की वैल्यू यहाँ से, ये वी आर लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज वी आर, और यहाँ से जो वी आर की फाइनली वैल्यू मिली वो आई है, इसको आप याद रखना, 1 माइनस टू जीटा स्केयर। तो वी आर कितना आएगा यार, वी आर आएगा अंडर द रूट 1 माइनस टू जीटा स्केयर, ठीक है ना। तो यहाँ से वी आर आ गया आपके पास, वी आर आ गया अंडर द रूट 1 माइनस टू जीटा स्केयर। अब आपको पता है वी आर था क्या, वी आर था ओमेगा आर डिवाइड बाय ओमेगा एन, क्योंकि अगर वी की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा बाय ओमेगा एन। अब वी आर लिख रहा हूँ, अगर मैं वी आर लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, ओमेगा आर डिवाइड बाय ओमेगा एन, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा ओमेगा आर बाय ओमेगा एन, और अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे ओमेगा आर की वैल्यू मिल जाएगी ये, ठीक है। नो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जो देखने लायक चीज है, वो ये है कि भाई जो ओमेगा आर की वैल्यू है ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इमेजिनरी नहीं आ सकती। इसका मतलब ये तभी एग्जिस्ट करेगी अगर ये कंपोनेंट, ये अंदर वाला जो कंपोनेंट है, रूट के अंदर वाला कंपोनेंट, अगर ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा ना, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आया तो इमेजिन नंबर आ जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेगी तो एक कंडीशन फुलफिल होनी बहुत जरूरी है, दैट इज 1 माइनस टू जीटा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आती है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कंडीशन आएगी जीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0.707 या फिर 1/√2। अगर जीटा की वैल्यू इससे एक्सीड कर गई तो इसका मतलब आपके सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आएगा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, वो कुछ इस टाइप से पहले ऐसे इंक्रीज करके पीक लेता है, फिर डाउन आता है। तो ये कभी आ ही नहीं पाएगा, पीक आ ही नहीं पाएगा आपके पास, ये आ ही नहीं पाएगा अगर आपका जीटा जो है वो इससे एक्सीड कर गया। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जीटा की वैल्यू वो 0.707 से हमेशा क्या होनी चाहिए आपके पास, कम होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब आप देख रहे हो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही तो मैक्सिमम आया है। अब मैं निकालना चाहूंगा वो जो एम, जो जैसे ग्राफ है, ठीक है, सपोज ये ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ है, मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू आपके पास आती है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दिस इज कॉल्ड एम आर। ये मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा आर या फिर वी आर, है ना। अगर मैं वी आर वी की फॉर्म में ले रहा हूँ तो वी आर, अगर ओमेगा की फॉर्म है तो ओमेगा आर। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर फंक्शन के अंदर मैग्नीट्यूड के अंदर ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मुझे जो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड मिलेगा वो दे देगा एम आर। एम आर मतलब मैक्सिमम वैल्यू, उसको मैक्सिमम वैल्यू को एम आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या रहा है यहाँ से हमारे पास, जो हमने वी आर तो निकाले, इस वी आर की वैल्यू मैंने क्या की, इस वी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देखो वो था ना 1 माइनस वी स्केयर, ठीक है, 1 माइनस वी स्केयर का स्केयर प्लस 4 जीटा स्केयर वी स्केयर। तो वी स्केयर की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो यहाँ से वी आर स्केयर, सॉरी, है ना, वी आर स्केयर की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस टू जीटा स्केयर, ये रही। तो इसकी वैल्यू मैं क्या करूंगा, जहां जहां वी था वहां पे पुट कर दूंगा, और अगर आप इसको पुट करोगे तो आपके पास एम आर की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो एम आर की वैल्यू आएगी वही आ जाएगी आपके पास, जो यहाँ पे मैंने शो की हुई है। इसको थोड़ा सॉल्व अगर आप करोगे ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बन जाएगा एम आर का। फिर आप देख रहे हो यहाँ से एम आर का ये एक्सप्रेशन बना, तो मैंने क्या किया, 4 जीटा स्केयर था जैसे, ठीक है, ये जैसे आपके पास जीटा यहाँ से ये देखो 4 जीटा रेस्ट टू पावर 4 माइनस 4 जीटा रेस्ट टू पावर 4, इसको सोल्व करूंगा तो माइनस 4 टाइम्स ये आ जाएगा। फिर यहाँ से ना 4 कॉमन ले लो, 4 अगर रूट से बाहर जाएगा तो 2 बनेगा, और इन दोनों में से अगर आप जीटा स्केयर बाहर ले लेते हो तो जीटा स्केयर रूट के बाहर आके जीटा बनेगा, और यहाँ से तो देखो 4 भी चला गया, जीटा स्केयर भी चला गया, 1 बच गया, और यहाँ से आपके पास जीटा स्केयर की तो बाहर चला गया, तो जीटा स्केयर बच गया, ये बच गया खाली। तो अब ये होता है एम आर का फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास, जो हम लिखते हैं ना एम आर, जो आपने मैथ बुक्स के अंदर पढ़ा भी होगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपने कोचिंग की या नोट्स वगैरह में जहाँ पे भी, तो आप जो है ये आप फाइनल एक्सप्रेशन होता है आपके पास एम आर का, ठीक है। तो लेकिन अब ये तो नॉर्मल सी चीज है जो आपको हर जगह मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो स्पेशल है, वो ये है कि मैं इसको जब अब क्वेश्चन में क्या होगा, वो ना आपको एम आर लिख के देगा, तो बोलेगा फाइंड जीटा, मतलब आपको जीटा की जरूरत पड़ेगी। तो अब जीटा निकालने के लिए ना वहाँ क्वाड्रेटिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लोगे, और उससे क्वेश्चन बन जाता है टफ, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैं आपको यहाँ पे ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जीटा की वैल्यू मैन्युअली सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट कैलसी जो गेट का कैलकुलेटर है
उसका यूज करना है और आप देखोगे कैलकुलेटर के ऊपर ही आपका आंसर आ जाएगा। वो मैं भी बताऊंगा कैसे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो क्या है, मैं क्या करता हूँ, जीटा को cos फाई पुट कर देता हूँ अपनी मर्जी से। cos फाई पुट कर लूंगा या sin फाई, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कहाँ cos फाई करना है और कहाँ पे sin फाई करना है। फिलहाल अगर जीटा को cos फाई पुट करता हूँ तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर sin फाई बन जाएगा, इजी। या अगर आप sin फाई पुट करोगे तो ये cos फाई बन जाएगा, ठीक है। अगर आप cos फाई पुट करोगे तो ये sin फाई, अगर sin फाई पुट करोगे तो cos फाई। अब यहाँ पे वापस आते हैं, इनको यहाँ वापस पुट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वापस पुट करोगे तो आप देख रहे हो 1/2 जीटा, सपोज मैंने cos फाई पुट किया सपोज, ठीक है। तो मान लो हमने cos फाई पुट कर दिया, तो अगर मैं cos फाई पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 2 cos फाई और ये बन गया sin फाई। फिर आपको पता है ये फॉर्मूला होता है sin 2 फाई का, ये मैंने sin 2 फाई लिखा, और इसको अगर उल्टा करूंगा तो बनेगा cosecant 2 फाई। तो मैंने यार ये फॉर्मूला याद नहीं कर रखा, मैंने ये फॉर्मूला याद रखा हुआ इजीनेस के लिए कि mr की वैल्यू भी हमारे पास होती है cosecant ऑफ 2 फाई। डन। अब बात ये है, जब आपको mr देगा, वो पेपर के अंदर mr देगा और बोलेगा जीटा निकालो, तो अब क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, पहले आपने क्या करना है, mr को उल्टा करना है, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन वैसा आपको करके भी बताऊंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे जो मतलब इसके लास्ट में एग्जांपल बताऊंगा जो गेट में आए हुए हैं, बट फिलहाल थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सपोज आपको mr कुछ दे रखा है 1.2 समथिंग, ऐसा कुछ दे रखा है आपको उसको। तो आपने क्या करना है, पहले mr को उल्टा करना है। अगर आप mr को ये सारा प्रोसेस ना कैलसिक है, तो 1/1.2 आ जाएगा, और वो वैल्यू बनेगी अब sin 2 फाई की, है ना। इसको सोल्व कर लोगे आप कैलसी में, उसका साइन इनवर्स कर देना। साइन इनवर्स करोगे, इस वैल्यू का साइन इनवर्स अगर आप करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 2 फाई के ना, 2 फाई के इक्वल आएगा। और इसका इनवर्स आपको कैलकुलेटर में ऊपर दिखाई देगा, उसको हाफ कर देना, डिवाइड बाय 2 कर देना, वो फाई आ जाएगा। फिर उस वैल्यू को चेक करो, जो एंगल आपके पास फाई आया, जो ये फाई आया, कि ये 45 डिग्री से ज्यादा है या कम है। अगर तो ये 45 डिग्री से ज्यादा है तो आप उसके जो फाई आया उसके ऊपर अप्लाई करोगे cos। तो मैं मानूंगा कि हमारे पास cos फाई जीटा था। अगर फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 45 डिग्री आती है तो मैं मानूंगा कि वहां पे आपके पास cos फाई जीटा के इक्वल है। लेकिन अगर वही वैल्यू फाई की अगर 45 डिग्री से कम आई तो मैं वहां पे sin फाई अप्लाई करूंगा जीटा निकालने के लिए। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, मतलब बहुत इजी कर देता है ये कैलकुलेशन। आप फील करोगे चीज जब अगर आप इसको एक्सरसाइज कर लोगे कि आपको वो बाय क्वाड्रेटिक या फिर वो सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीटा वाली इक्वेशन को, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। ये फाइनली मैंने आपको एक वो बना के दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे क्या क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो आप देख रहे हो ये डीसी वैल्यू है सिस्टम की, ठीक है। डीसी वैल्यू मतलब ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 0 अगर ट्रांसफर फंक्शन में पुट करोगे तो वो ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर बचेगा। क्यों? क्योंकि एस तो 0 हो गए, एस स्क्वायर भी 0 हो गया, ठीक है। याद है ना यार, ऐसे था ना एक्सप्रेशन, देखो ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा, 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अगर मैं डीसी वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0। तो एस की वैल्यू 0, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और दिस डिवाइड बाय दिस क्या बनेगा, 1 बनेगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। कई बार सिस्टम के अंदर ना वो डीसी वैल्यू को 10 दे देगा सपोज, इसका मतलब यहाँ पे एक मल्टीप्लायर है 10 का, ये चीज ध्यान में रखना। अगर उसने क्वेश्चन के अंदर डीसी वैल्यू कुछ अलग मेंशन कर दी, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर फंक्शन के साथ आपके पास एक बाहर से कुछ उसको गेन दिया गया एक्स्ट्रा, दैट इज के, ठीक है। सपोज वो बोलते हैं कि भाई डीसी गेन 10 है, इसका मतलब यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना उसको। डन। चलो फिलहाल अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चलेगा आपको। अभी फिलहाल के लिए इक्वेशन है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको मैं पुट करूंगा कोसेकेंट 2 फाई। डन। और ये किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और अगर ये इसकी मान लो 1 वैल्यू है, ठीक है, तो आप देखोगे ये वैल्यू पहले थोड़ा इंक्रीज करेगी, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ ये डिक्रीज करेगी। तो अगर यार ये फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा बिहेव कर रही है, दिस इज बिहेविंग एज लो पास फिल्टर। तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो एक लो पास फिल्टर की इक्वेशन होती है आपके पास। क्योंकि अगर आप उसके अंदर देखोगे ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से गेन की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके पास, हो सकता है एक नंबर में पूछा जाए कभी कि भाई जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है वो कैसे बिहेव करता है स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर, तो वो एक लो पास टाइप का फिल्टर होता है, ठीक है। अच्छा, अभी बात ये है कि अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है तो आप देखो ये डिक्रीज करके कभी ना कभी 1 का √2 टाइम्स 1/√2 भी आएगी। तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, इस गैप को हम बोल देते हैं 3 dB बैंडविड्थ, ठीक है ना।
इस गैप को हम क्या बोल देंगे 3 dB बैंडविड्थ। तो यार हम ये भी निकाल सकते हैं कि 3 dB बैंडविड्थ क्या होती है। तो 3 dB बैंडविड्थ अगर मुझे निकालने तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1/√2 पुट कर दूंगा। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मतलब जो आपके पास था ना टी ऑफ वी, टी जो हमने निकाला था टी ऑफ वी, बट अब वी नहीं आएगा, 3 dB आएगा, है ना, 3 dB। तो टी ऑफ 3 dB वी के ऊपर जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। ठीक है, इसको मैंने सोल्व नहीं किया, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो यार, वहां पे बस वी की वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, वहां पे अगर आप सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि इसकी जो 3 dB की जो वैल्यू आएगी ओमेगा की, वो आएगी इतनी। वैसे पहले वहां से ना वी 3 dB आएगा, वी थ्री डीबी इसके इक्वल आएगा। ये आप रिलेशन याद ही रखना, ठीक है, ये रिलेशन आपने याद रखना है ये वाला। तो वी 3 डीबी आएगा, लेकिन मुझे तो ओमेगा 3 डीबी चाहिए। तो मैं, तो आपको पता है ना, देखो ये जो एक्सप्रेशन होता है ना ये वाला, आपको ये मिलेगा वहां से वी 3 डीबी, ये मिलेगा वी 3 डीबी, ठीक है। और आपको पता है वी 3 डीबी किसके इक्वल होएगा, ओमेगा 3 डीबी डिवाइड बाई ओमेगा एन। तो वो ओमेगा एन जो नीचे वाला है वो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको ये आंसर देके जाएगा ओमेगा 3 डीबी। ठीक है, तो आपने जनरली बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला ऐसे पढ़ा होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, इसको याद रखना। बट मैंने इसको और आसान कैसे याद रखा हुआ है, और आसान मैंने इसको ऐसे याद रखा है, देखो इस तरीके से कि इसको मैंने क्या किया, यहाँ तक तो आपको याद है ये जो एक्सप्रेशन। अब देखो अगर आपको याद हो, अगर मैं रिस्पॉन्स बना लेता हूँ इसका, तो आपने देखा वो जो रिस्पॉन्स है कुछ ऐसे करके फिर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ तक तो आपके पास क्या था ओमेगा आर, लेकिन जो ओमेगा एन की जो वैल्यू थी ओमेगा 3 डीबी वो थोड़ी ज्यादा थी। तो यार यहाँ तक तो जो एक्सप्रेशन बनता है वो किसका बनता है ओमेगा 3 डीबी का। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या है ये, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे कई बार प्लस माइनस की कंफ्यूजन हो जाती है आपको। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि ओमेगा यहाँ पे प्लस साइन आएगा और इसको मैंने सिंपल बना रखा है ऐसे, देखो 1 - 2 जीटा स्क्वायर, यहाँ पे 1 - 2 जीटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर +1। तो अगर ये मैंने यार देखो ये आपके कन्वीनियंस के लिए, मुझे मुझे ऐसा आसान लगता है, ऐसे याद करना आसान लगता है, हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट मेरे होपफुली ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको सही लगेगा। अब एक इसरो के अंदर अभी थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन आया था, जो इसरो में एग्जाम हुआ था, उसने पूछा था कि भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेकंड ऑर्डर सिस्टम में एंगल बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल निकालने से पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से डिफाइन करो। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप आपको एक फ्रीक्वेंसी दे दी, क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वी आर किसके इक्वल निकाली थी हमने, √1 - 2 जीटा स्क्वायर। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये बनेगा देखो ऐसे 1 माइनस, देखो वी स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 2 जीटा स्क्वायर। तो इसको जब आप पुट करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा इतना। अब ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्डली डिफाइन कर दिया। तो मैं एक चीज यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। अगर इसका रियल पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये मुझे क्लियर हो गया। उसके बाद ये चीज भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्योंकि जीटा हम क्या मान के चलते हैं, हमेशा लेस देन 1/√2 लेके चलते हैं। तो ये वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहती है तब आप इसका एंगल डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद उसमें कुछ जीटा का कुछ कॉन्सेप्ट था, एग्जैक्टली मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब इसरो की सीरीज चलाएंगे तो उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा सारा। बट फिलहाल आपको मैंने ये चीज बताई कि इसका आप एंगल भी निकाल सकते हो, ये यहाँ से इसको बस जस्ट वी की वैल्यू पुट करके आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो इसका। ठीक है, अच्छा, अभी ये तो था आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो ठीक है, एक बार रिवाइज टाइप कर लेता हूँ मैं 2 सेकंड में। क्या था, एम आर की वैल्यू कोसिकेंट 2 फाई, याद रखना आपने। ठीक है, कोसिकेंट 2 फाई, यहाँ से फाई निकाल लेंगे। तो अगर वो 45 डिग्री से कम आया तो साइन फाई, जीटा साइन फाई। और अगर वो 45 डिग्री से ज्यादा आया तो जीटा कोस फाई। और उसके बाद ओमेगा 3 डीबी हमने निकाला। ओमेगा 3 डीबी की वैल्यू कितनी थी, पहले ओमेगा आर की बात करेंगे। ओमेगा आर कितना था, ओमेगा एन √1 - 2 जीटा स्क्वायर। ठीक है, √1 - 2 जीटा स्क्वायर। ये तो ओमेगा था। ओमेगा 3 डीबी कितना था, √1 - 2 जीटा स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर से √1 - 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर +1। डन। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, एक सेकेंड रुको।